युग छोटे से बवंडर की मदद से ताबूत को हवा में ही उड़ाते हुए हवेली से बाहर निकल जाता है और ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाता है। 10 मिनट पहले कछुआ अभिमन्यु को ढूंढने के लिए हड़बड़ाहट के साथ हवेली से बाहर निकल रहा था। अभी वो हवेली से बाहर निकला ही था कि तभी उसे जमीन की मिट्टी पर किसी के जूतों के निशान छपे हुए मिलते हैं। कुछ देर पहले हुई बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई थी, जिस कारण जूतों के निशान क्लियर दिखाई दे रहे थे। वो निशान बाहर की तरफ जा रहे थे। कछुआ उन जूतों के निशान को देखकर जहां पर था वहीं पर रुक जाता है और उन निशानों को गौर से देखने लग जाता है। कछुआ उन जूतों के निशान को देखते हुए कहता है, ये तो 9 नंबर की जूते का निशान है और 9 नंबर का जूता तो हमारे बीच बस अभिमन्यु को लगता है। इसका मतलब ये जूतों के निशान अभिमन्यु के हैं। वही तो है जो अभी हवेली से बाहर निकला था। उसके सिवा तो आज कोई हवेली से बाहर निकला ही नहीं। कछुआ जूतों के निशान को देखते हुए फिर से मन में दोहराता है, अभिमन्यु के ये जूतों के निशान अब मुझे उसके पास ले जाएंगे। मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि अभिमन्यु और डायना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। आखिर दोनों मिलकर क्या करना चाहते हैं। इतना कहकर कछुआ अपना सौदाई का नाखून बाहर निकालता है और उस नाखून को अभिमन्यु के जूतों के निशान के ऊपर रख देता है। कछुआ उस नाखून को देखते हुए मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ने लग जाता है। जैसे ही कछुए का मंत्र पढ़ना खत्म होता है, कछुए का नाखून हॉरिजॉन्टली अपने आप खड़ा होता है और 360 डिग्री पर घूमने लग जाता है। कछुए का नाखून 360 डिग्री पर घूम ही रहा था कि तभी वो पश्चिम दिशा की तरफ अपना ऊपरी सिरा करके रुक जाता है। कछुए ने अपने नाखून के ऊपरी सिरे को किसी खंजर के नोक की तरह नुकीला कर लिया था, जिस कारण उसके नाखून का ऊपरी सिरा अलग ही पहचान में आ रहा था। कछुआ नीचे झुकता है, अपने नाखून पर अभिमन्यु के जूतों की मिट्टी लगाकर उसे अपने हाथ में उठाते हुए कहता है, तो अभिमन्यु इस तरफ गया है। इतना कहकर कछुआ पश्चिम दिशा की तरफ जाने लग जाता है। कुछ देर बाद कछुए का नाखून जिस दिशा की तरफ इशारा करते जा रहा था, कछुआ उस दिशा की तरफ जाते जा रहा था। जब भी कोई 2 मोड़ आते तो कछुआ वहीं पर रुक जाता, अपना नाखून निकालता और जिस दिशा में उसकी नोक होती उस दिशा की तरफ जाने लग जाता था। कछुआ हर बार यही करते जा रहा था और आगे बढ़ते जा रहा था। कछुआ जंगलों के बीच से जो पगडंडी जा रही थी उस पर चल रहा था। वो पगडंडी उसे जानी पहचानी लगने लग जाती है। कछुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपने आप से करीब 200 मीटर दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। उस पूरे इलाके में पगडंडी के पास बस एक वही झोपड़ी बनी हुई थी और दूर दूर तक कोई झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। कछुआ उस झोपड़ी को देखते हुए वहीं पर रुक जाता है। कछुआ उस झोपड़ी को देखते हुए कहता है, ये झोपड़ी तो उनकी है। अरे क्या नाम है उनका? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। हाँ याद आया, कार्तिक पुजारी की। आखिर इस पगडंडी पर एकमात्र उन्हीं की तो झोपड़ी है। उन्हीं को तो एकांत पसंद है, जिस कारण वो सबसे दूर अलग हटकर यहाँ पर रहते हैं। पर ये अभिमन्यु इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे कार्तिक पुजारी से भला क्या काम पड़ गया? यही सब बड़बड़ाते हुए कछुआ तेजी के साथ अपने कदम उस झोपड़ी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। कछुआ झोपड़ी के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी कोई पीछे से उसके कंधों पर हाथ रख देता है। अचानक से हाथ रखने के कारण कछुआ डर जाता है। कछुआ धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वो पीछे पलटकर देखता है तो दंग रह जाता है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जब वो 1-2 बार अपने हाथों से अपनी आंखों को मलता है तो देखता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु खड़ा हुआ था। कछुआ चैन की सांस लेते हुए अभिमन्यु से कहता है, अभिमन्यु तू है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। कछुए को वहां पर देखकर अभिमन्यु को बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी और ये बात उसके चेहरे से साफ समझ आ रही थी। अभिमन्यु सीरियस रहते हुए भारी लहजे में कछुए से कहता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है कछुए? कछुआ अपने चेहरे पर हंसी बरकरार रखते हुए ही हड़बड़ाहट के साथ कहता है, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था। अभिमन्यु कछुए को घूरते हुए कहता है, मुझे ढूंढ रहा था पर क्यों? और तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तूने मुझे ढूंढा कैसे? कछुआ समझ गया था कि हड़बड़ाहट के कारण वो फंस गया है। उसने वो बोल दिया था जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। कछुआ बात को संभालते हुए अपना नाखून अभिमन्यु को दिखाते हुए कहता है। इसकी मदद से कछुए के नाखून पर अभी भी अभिमन्यु के जूतों की मिट्टी लगी हुई थी, जो कछुए ने हवेली के दरवाजे के पास से उठाकर लगाई थी। कछुआ अभिमन्यु को सब बता देता है कि उसने अभिमन्यु को कैसे ढूंढा था। अभिमन्यु अपने सवाल पर वापस से अडिग रहते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है, पर तूने बताया नहीं कि तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था। क्या तू मेरा पीछा कर रहा था? कछुआ बौखलाहट के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं तेरा पीछा नहीं कर रहा था।
मैं तेरा पीछा करके क्या करूंगा भला? वो तो मुझे तेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए तुझे ढूंढ रहा था। कछुआ जल्दी से कोई बहाना सोचते हुए कहता है, वो क्या है ना, मैं तेरे कमरे में गया था और जब तू मुझे वहां पर नहीं दिखा तो मुझे तेरी फिक्र होने लग गई, इसलिए तुझे ढूंढने के लिए तेरे जूतों की मिट्टी की मदद लेनी पड़ी और उसी की मदद से यहाँ तक पहुंच गया। अभिमन्यु खामोशी रहता है। कछुआ अभिमन्यु का चेहरा देखकर समझने लग गया था कि उसे उसकी बातों पर यकीन होने लग गया है। अभिमन्यु कुछ और ना पूछ ले, इसलिए कछुआ अगले ही पल उससे पूछ बैठता है, पर तू यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात में? मैं तेरे यहाँ पर आने की वजह जान सकता हूँ? अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देता है और कछुए से अपनी नजरें चुराने लग जाता है। कछुआ अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए कहता है, अभिमन्यु तू यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, बता तू यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रहा है? अभिमन्यु यहाँ वहाँ देख रहा था और सोच ही रहा था कि क्या जवाब दे, क्या बहाना बनाए। उसी वक्त उसे राइट साइड आसमान की तरफ कुछ दिखाई देता है और वो एकटक नजर से उसी की तरफ देखने लग जाता है। अभिमन्यु मूर्ति बनकर खड़ा हो गया था। कछुआ अपने ही सवाल बार बार दोहराए जा रहा था। कछुआ अभिमन्यु को हिलाते हुए कहता है, अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तू वहाँ आसमान की तरफ क्या देख रहा है? बता इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है? अभिमन्यु कछुए का चेहरा पकड़ता है और उसे भी उसी साइड मोड़ देता है जिस तरफ अभिमन्यु पहले देख रहा था। अभिमन्यु कछुए से कहता है, वो देख। जब कछुआ भी उसी तरफ देखता है तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह जाता है, वो भी मूर्ति बनकर खड़ा रह जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अभिमन्यु कुछ देर पहले हो गया था। आसमान में दूर एक छोटी सी चीज उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके ऊपर से हल्की सी पीली रोशनी निकल रही थी, जिसके नीचे बवंडर के हिस्से के कुछ अंश दिखाई दे रहे थे। बवंडर पूरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके नीचे बड़े बड़े पेड़ थे। वो पेड़ बवंडर की हवा के कारण इतनी तेज हिल रहे थे कि दूर से ही कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वहां पर कोई न कोई अलौकिक चीज जरूर हो रही है। कछुआ उसी तरफ देखते हुए कहता है, वहां पर क्या हो रहा है? अभिमन्यु जवाब देता है, पता नहीं, पर कुछ तो अजीब हो रहा है। वो चीज आखिर है क्या जो आसमान में उड़ रही है? कछुआ खामोशी रहता है और कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि दूर से समझ ही नहीं आ रहा था कि आसमान में क्या उड़ रहा है। बस एक चीज थी जिसके ऊपर से हल्की सी पीली रोशनी निकल रही थी, जो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिख रही थी। अभिमन्यु उसी चीज को देखते हुए कहता है, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। कछुआ अभिमन्यु को मना करते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या अभिमन्यु? हम तो जानते भी नहीं है कि वो क्या चीज है और तू उसके पीछे जाने की बात कर रहा है। अभिमन्यु जवाब देता है, हाँ, क्योंकि वहां पर कुछ तो जरूर है और वो चीज जा कहां पर रही है मैं पता करके ही रहूंगा। इतना कहकर अभिमन्यु आसमान में दिखती उस चीज के पीछे जाने लग जाता है। कछुआ अभिमन्यु को फिर से रोकने की कोशिश करता है पर अभिमन्यु नहीं रुकता है। इसी वजह से कछुआ भी ना चाहते हुए उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। इस तरफ युग ने अपनी शक्तियों से बवंडर की मदद से ताबूत को हवा में उठाए रखा था। उस ताबूत में जो 4 निशान बने हुए थे, उन्हीं से हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। युग जैसे जैसे ग्रेवयार्ड कोठी के करीब पहुंच रहा था, उस ताबूत के ऊपर जो 4 निशान बने हुए थे वो और तेजी के साथ पीली रोशनी में चमकने लग गए थे। कुछ ही देर में युग ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर जो काले बादल मंडरा रहे थे, उनकी तादाद और बढ़ गई थी। युग जब वो ताबूत लेकर ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि हॉल में लाइट नहीं थी। वहां पर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। युग हवा में उड़ते हुए उस ताबूत को नीचे रख देता है। जैसे ही ताबूत नीचे आता है, वो बवंडर जो युग ने अपनी शक्तियों से बनाया था वो गायब हो जाता है। हल्की सी पीली रोशनी अभी भी उस ताबूत के अंदर से निकल रही थी। ग्रेवयार्ड कोठी में अचानक से खामोशी छा गई थी। युग अपने आसपास काले साए को देख रहा था पर उसे सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर इतना अंधेरा था कि उसे सिर्फ ताबूत दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं, वो चीजें भी नहीं जो पहले हॉल में रखी हुई थी। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, मैं आ गया। कहाँ है तू? देख मैं आ गया। तूने मुझे 3 दिन का वक्त दिया था ना, देख मैं अपने पापा का शरीर 2 दिन के अंदर ही ले आया हूँ, पूरे 1 दिन पहले। अब अपना वादा पूरा कर, सामने आ मेरे। युग जवाब का इंतजार कर रहा था पर कोई जवाब नहीं आता है। उल्टा युग की ही आवाज ग्रेवयार्ड कोठी में गूंजती रहती है। युग फिर अपने आसपास देखते हुए पुकारता है, देख मैं ले आया अपने पापा का शरीर। तुझे यही चाहिए था ना? अब मेरे पापा की रूह को छोड़ दे, आजाद कर उन्हें और मेरी यामिनी को भी। आ मेरे सामने आ, कहाँ है तू? युग कुछ न कुछ बड़बड़ा ही रहा था कि तभी अचानक से हॉल के अंदर ग्रे कलर में काला धुआं भरने लग जाता है। देखते ही देखते युग को हर जगह धुआं दिखाई देने लग जाता है। युग तुरंत ताबूत को अपने हाथों से कवर कर लेता है। उसे ताबूत के साथ कुछ होने का डर सताने लग गया था।
देखते ही देखते वो धुआं जो हॉल में भर गया था वो युग के सामने 5 कदम की दूरी पर इकट्ठा होने लग जाता है। वो धुआं काले साए के आकार में आ जाता है, जिसका कोई चेहरा तो नहीं था, पर बड़ी बड़ी पीली जंगली जानवर की तरह 2 आंखें थी और बड़े बड़े जानवरों की तरह पीले दांत जरूर दिख रहे थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। उसके दांत और आंखों से भी वैसी ही पीली रोशनी निकल रही थी जैसी ताबूत के ऊपर जो निशान बने हुए थे उनमें से निकल रही थी। वो काला साया युग की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे पता था युग, ये काम तू ही कर सकता है। तू ही अपने बाप के शरीर को उस पंचिम गांव से वापस से इस ग्रेवयार्ड कोठी में ला सकता है, तभी तो तुझे वहां पर भेजा था। ला, अब ये ताबूत मुझे दे दे, ये अब मेरी अमानत है। युग अपने दोनों हाथों से ताबूत को कवर करने की कोशिश करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, ये ताबूत मैं तुझे तब तक नहीं दूंगा जब तक तू मेरे पापा और मेरी यामिनी को छोड़ नहीं देता। पहले उन दोनों को आजाद कर। काला साया युग को घूरते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है, तू चाहता है कि मैं तेरे पापा और तेरी वो माशुका यामिनी को आजाद कर दूं? अभी किए देता हूं। इतना कहकर काले साए ने अपने दोनों हाथ आगे किए ही थे कि उसके दोनों हाथों में एक एक बॉटल कांच की आ जाती है। एक सफेद कांच की बॉटल जिसमें यामिनी कैद थी जो क्लियर दिखाई दे रही थी, पर दूसरी जो बॉटल थी उसके आसपास धुआं मंडरा रहा था, जिस कारण ये समझ नहीं आ रहा था कि बॉटल के अंदर क्या है, युग के पिता की रूह है भी या नहीं। यामिनी की तड़पती हुई आवाज सुनाई देती है, आप यहाँ पर क्यों आ गए युग बाबू? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और ये क्या, ये ताबूत क्यों लेकर आए हैं आप? आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। वापस चले जाइए यहाँ से। ये काला साया जैसा चाहता है वैसा कुछ मत कीजिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। जाइए युग बाबू, वापस चले जाइए। युग यामिनी को दर्द से तड़पते हुए देख नम आंखों के साथ कहता है, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा सकता यामिनी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।